नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उनका अमेरिका का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना के कहर से हर मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लौटाने की कोशिश में लगा है। उधर पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता को हथिया लिया। ऐसे में अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है। वहीं 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी वो संबोधित करेंगे। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। यहां द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश होगी। सबसे पहले पीएम मोदी 23 सितंबर को सुबह अमेरिका के टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल है। इसी दिन पीएम अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिल सकते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत अमेरिका की ये यारी क्या आतंकवाद पर पड़ेगी भारी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और बहुत सारे सवाल भी इस दौरे से जुड़े हुए जो हो रहे हैं खड़े। मसलन मोदी जो की मुलाकात, आतंकवाद को क्या होगा ये मुंहतोड़ जवाब? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें कहीं ना कहीं इस दौरे पर, इस मुलाकात पर टिकी हुई है। मोदी का दौरा खास, आतंकवाद पर रोक का क्या बनेगा प्लान? एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये था एक ट्रेलर। यूएनजीए में दिखेगी बाकी की पिक्चर, ये भी बड़ा सवाल। बाइडेन से मुलाकात, अफगानिस्तान और आतंकवाद पर क्या होगा संवाद, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हम खोजने की करेंगे कोशिश। और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका की यारी क्या आतंकवाद पर पड़ेगी भारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी जो की मुलाकात, आतंकवाद को क्या दे पाएगी मुंहतोड़ जवाब? मोदी का दौरा खास, आतंकवाद पर रोक का क्या बनेगा प्लान? एससीओ था ट्रेलर, यूएनजीए में दिखेगी क्या बाकी की पिक्चर? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ माथुर साहब आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह साहब जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब। चर्चा की शुरुआत जेके त्रिपाठी जी आपके साथ करना चाहूंगी। मोदी जो की इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? आतंकवाद को किस हद तक मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है? क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, ऐसा है शिल्पा की मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात पहली मुलाकात होगी 1 to 1 और 8 महीने 9 महीने बाद। तो इस मुलाकात में काफ़ी कुछ उभर के सामने आएगा, क्योंकि इस साल देखिए, इस साल मार्च में जो बाइडेन के साथ और ऑस्ट्रेलियाई और जापानी प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल करके जो क्वाड बना, क्वाड का शीर्ष सम्मेलन हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसमें भी आतंकवाद को लेकर के और वैक्सीन को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। इसके बाद ब्रिक्स में चर्चाएं हुई और एससीओ में चर्चाएं हुई। तो अभी मोदी और बाइडेन के बीच में जो चर्चा का एक विषय सबसे बड़ा तो होगा आतंकवाद और पहले अफगानिस्तान की स्थिति। और अफगानिस्तान की स्थिति में दोनों देश एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए आगे क्या अफगानिस्तान पे कैसी पॉलिसी डेवलप की जाए, ये बात होगी। दूसरी बात जो आतंकवाद की बात है कि देखिए, अभी ISIS-K ने वहाँ पर हमला किया है काबुल में। तो ISIS-K से कैसे निपटा जाए, किस तरह से इस आतंकवाद का खात्मा न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में करने की कोशिश की जाए। तीसरी चीज़ जो है बायलैटरल आपसी व्यापार की जी, जिसमें कई चीज़ों पे, कई सामग्रियों पे अमेरिका ने और कई सामग्रियों पे इंडिया ने टैरिफ रेगुलेशंस लगाए हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि रक्षा में अभी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें दूर करना है, जैसे कि रूस के साथ जो हमारा S-400 का मामला है, उसमें अमेरिका को एतराज़ है, वो एतराज़ दूर करना। शायद अब अमेरिका, चूँकि अमेरिका की ज़रूरत भारत को उतनी ही है जितनी भारत को है,
और फिर वैक्सीन की बात, अब वैक्सीन के लिए भारत ने कह दिया कि भारत वैक्सीन निर्यात करेगा, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल की बात जो अभी तक तय नहीं हो पाई है वो बात होगी, इंडो पैसिफिक पे बात होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता में उठेंगे और इन पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। अनुज माथुर जी, आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी की मुलाकात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, ऐसे में जाहिर तौर पर आतंकवाद को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर एससीओ में अपना आधे से ज्यादा रुख हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया था, बाकी का आगे की यूएनजीए की बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबसे पहले आपको एक पुरानी छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज से लगभग 150 साल पहले एक बहुत महान नेवल एडमिरल ने कहा था कि इंडियन ओशन इज द की टू 7 सीज, एनीवन हु कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल एशिया and the destiny of the world will be written on the waters of Indian Ocean in 21st century। और ये बात बिल्कुल सच हो रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है अमेरिका की, इसको कैनवस को थोड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कैनवस को आप बड़ा करें और ये आतंकवाद जो अफगानिस्तान की वजह से हुआ है उसका एक भाग है, और उसका दूसरा भाग हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से चाइना को काउंटर किया जाए। आपने अगर नोटिस किया होगा तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने ऑलरेडी इस बात का अंदेशा दिखा दिया है कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं, क्वाड, ऑकस, और इससे तो हो सकता है कि ये चीन और अमेरिका के बीच में प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाए। मैं इसको दोबारा दोनों तरह की चीजें बताता हूं। पहली बात तो मेरे को ये लग रहा है कि अब चूंकि अमेरिका को इस बात का भान हो गया है कि जड़ आतंकवाद की अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो मुझे लगता है कि ये बात जरूर उठाई जाएगी। पाकिस्तान अमेरिका इसको समझ चुके हैं और वो इस बात को आगे करेंगे, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी हिस्सा होगा, अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान। पहली बात। दूसरी बात, ये जो बाइडेन से मिलने से पहले ये कमला हैरिस से तो मिल रहे हैं, वो बात अलग है, इकोनॉमिक्स की बात अलग है। मैं स्ट्रेटेजिक्स की बात कर रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं और जापानीज प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। तो ये जो क्वाड का पूरा फ्रेमवर्क है, इसको किया जाएगा जब उनसे जो क्वाड की मीटिंग होने से पहले जी तमाम लोग बायलैटरली एक दूसरे से मिल रहे हैं और बातचीत करेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात करी है, इफ यू हैव सीन इट। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो ऑकस बना है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने वो पनडुब्बी वाली डील कैंसिल करी है फ्रांस के साथ, तो फ्रांस थोड़ा उखड़ा हुआ है। तो ये जो वार्ता हुई है मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में, इसका भी असर पड़ेगा। इसके बारे में भी आप जाकर के प्रधानमंत्री को जो बाइडेन से बात करनी पड़ेगी कि क्या वजह है, क्या कारण है कि इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरा वैश्विक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उस पर पूरा असर डालने वाली बात है। और यूएनजीए में जहां तक सवाल है, वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का ये जो जोर रहेगा, जो उन्होंने एससीओ में किया, वही वहां बताएंगे कि भाई किस प्रकार से पूरे विश्व की शांति को एक बहुत बड़ा खतरा अफगानिस्तान के हालात की वजह से हुआ, और उन हालात के लिए जिम्मेवार केवल और हमें समय रहते अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे, क्या चीन का काल बनेगा इस बार क्वाड? ठीक है, क्वाड में जो कॉमन सब्जेक्ट एक ही आता है वो है आपका अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो हमारे साउथ एशिया के अंदर, जो एशिया पैसिफिक के अंदर जो ये ऑस्ट्रेलिया जी, जापान और अपना यूएस और इंडिया, चारों जो कंट्रीज हैं, उनका जो इंटरेस्ट है चाइना के खिलाफ है बेसिकली, जिससे कि पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर उसका प्रभाव का जो भी चीज देखी जा रही। रही बात है कि इस समय पे पाकिस्तान और चाइना का इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान के अंदर है, और अफगानिस्तान से यूएस का पुल आउट करना और वहां के जो भी आर्म्स है, हथियारों का जखीरा वहां छोड़ के जाना, एक तरह से भारत के लिए एक तरह से प्रॉब्लम का एरिया बनता जा रहा है, जिसको कि
नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो वहाँ की बातचीत में जब बाइडेन से मिलेंगे, प्राइवेटली मिलेंगे अपने उनके व्हाइट हाउस में, इस बात का जरूर डिस्कस करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान का जो नापाक इरादा है, जिन आतंकवादियों के खिलाफ इन्होंने डोजियर्स दिए हैं, उनके बारे में क्या किया जाए, और जो यूएस ने जो शर्तें रखी हैं अफगानिस्तान के साथ, अगर वो पूरी नहीं की जाती हैं तो भारत उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई करेगा, जिसमें कि यूएस को समर्थन देना होगा। डिफेंस की डील के साथ साथ इसके अलावा जो है हमारे पास जितने भी एक्सरसाइज हो रहे हैं या जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि भारत के अंदर पहले जो है रशियन इक्विपमेंट्स होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है हमारे पास अमेरिकन इक्विपमेंट्स भी आने लगे हैं और साथ में इजराइल्स भी आने लगे हैं, और उनका जो है उनके मदद से हम जो है, अगर भारत के चारों तरफ चाइना या पाकिस्तान और अगर तालिबान का कोई ना कोई नापाक इरादा है तो उसको खत्म करने के लिए भारत इसमें जरूर डील लाएगा कि उनके जो सीक्रेट एजेंसीज हैं जो इंटरनल पावर को सपोर्ट कर सकती हैं हमारे, उसके साथ साथ अमेरिका जो है सहयोग करे और इन ताकतों को अच्छी तरह से हम आतंकवाद से दूर रखें। सबसे बड़ी चीज ये आएगी। दूसरी जो है कुछ डील्स होंगी जो कि डिफेंस के साथ हुई थी। इनके डिफेंस के सेक्रेटरी जो हैं भारत आए हुए थे, जो कि यहाँ पे इंडिया में बनने के लिए जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है फर्दर उनको बनाने में मदद कर सकती हैं। हाँ। वो भी इसके साथ भी आएगा। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अगर तालिबान ने कोई भी गलत हरकत कश्मीर के अंदर किया तो अमेरिका जो है भारत को पूरी तरह से सहयोग देगा, और अगर भारत के उनके नापाक इरादों के ऊपर अगर इंटर क्रॉसिंग बॉर्डर जाकर के भी कोई भी कार्रवाई करेगा, हाँ। तब भी अमेरिका भारत को सपोर्ट देगा। इस बात को लेकर के अगर आप देखेंगे आतंकवाद के खिलाफ न्यूयॉर्क के अंदर जो है जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उस समय यूएन के भी में जाकर सिक्योरिटी के उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं और आतंकवाद को पुनः एक तरह से वो लाइमलाइट में लाएंगे और अच्छी तरह से सबको बताएंगे कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ है। और बताना जरूरी भी है इस समय अपने स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ क्लियर कर देना चाहिए हिंदुस्तान को और एक सख्त संदेश दे देना चाहिए पूरी दुनिया को। चलिए ठीक है, संजीव कौशिक भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए। संजीव जी, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से 2 बार वर्चुअल मीटिंग के थ्रू और 3 बार फोन पर पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। ये फर्स्ट टाइम होगा जब वो 1 to 1 होंगे, फेस टू फेस होंगे। ऐसे में ये मुलाकात कितनी हो जाती है खास, क्या मायने इस मुलाकात के? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका की यात्रा और विदेश यात्रा की बात करें तो दूसरी बार बांग्लादेश के बाद में ये कर रहे हैं, और इस समिट से जहां वो जा रहे हैं उनको जहां बहुत इक्को आ रही है जरा तो इसका जी, तो वो पहली बार वहां पे क्वाड के नेताओं को वो पहली बार वहां पे क्वाड नेताओं को की समिट की मेजबानी भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस वक्त क्वाड का निर्माण किया गया था 2017 में, उसके बाद से चाइना की नजरों में ये खटकने लगा था और अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से वो चाह रहा था या उनकी सोच ये थी कि वो हमेशा से इस क्वाड को लेकर के सशंकित रहा शुरुआती दौर से, लेकिन जिस तरह से साउथ चाइना सी में उनकी बढ़ती हुई दखलंदाजी थी, निश्चित तौर पर इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर पर आज के वक्त में यदि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो जिस तरह से अफगानिस्तान से नजदीकी, अफगानिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा चाइना का, और आतंकवाद से जिस तरह से पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के माध्यम से हम जिस तरह से प्रताड़ित हैं, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और ये बढ़ चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाने की संभावनाएं हैं और इस पे भी विचार करने की जरूरत है कि इस पे कैसे लगाम लगाया जाए। अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र रहा है, यह भी हमें ध्यान में रखने की बात है, लेकिन जो तत्काल में हरकतें वहां पे चल रही हैं और जिस तरह से उसको प्रश्रय देने की बात है लगातार, चाहे चाइना के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, हमारे लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय रहा है। तो इन सब चीजों पे निगाहें रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म कैसे हो, इस पर भी विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा
क्या है कि इस पे भी शायद वो चर्चा करें। तो इस तरह की तमाम बातें रहेंगी जिस पे केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व की निगाहें रहेंगी। और चाइना की बेचैनी तो अपनी जगह पे है ही, जिस तरह से अलग थलग वो पड़ा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस नाते से हो जाती है। और संजीव जी, कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये संदेश पहुंचाने की विश्व को कोशिश होगी कि भाई अब ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा, ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, जो खुलकर प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ आतंकवाद के मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करने का मादा रखता है। देखिए, इसमें नया हिंदुस्तान और पुराना हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की जो नीति रही है उस नीति को आगे ले चलने की बात होगी। और मुझे लगता है कि यदि जब हम ये बात कहते हैं कि नया हिंदुस्तान और पुराना हिंदुस्तान, तो हम ये बात ज्यादा बल देते हैं कि वर्तमान की सरकारें जो है वो बहुत मजबूत है और पूर्ववर्ती सरकारें कमजोर रही हैं। जबकि ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी अपने तय काम किया और बेहतर तरीके से काम किया। हम यदि आलोचना करने की बात करें तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। ये बात सर इसलिए क्योंकि पहले कहा जाता था कि भारत हमेशा अमेरिका की तरफ देखता है कि अमेरिका का क्या स्टैंड होगा, अमेरिका क्या कदम उठाता है, क्या फैसला लेता है, उसके आधार पर फिर भारत अपनी रणनीति तैयार किया करता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आप कह सकते हैं अपने तय, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह में अफगानिस्तान में हालात बने हैं, कहीं न कहीं अमेरिका के प्रसर से ही जिस तरह से वो जितने जखीरा को छोड़ के वहां वो गए हैं, वो पड़ोसी मुल्कों को तबाह करने के लिए काफी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जब आप चर्चा करेंगी, जब आप विचार करेंगी, तो आपको लगेगा कि अमेरिका ने किस तरह से, मेरा मानना यह है कि भले वो वहां से वापस गए, लेकिन इसे सत्ता हस्तांतरण का नाम तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न तो था ही। जिस तरह से वो चुपके से पीछे कदम उन्होंने उठाया, तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से झलक भी रही हैं कि उनकी नीतियां क्या रही हैं। अब ये बात अलग है कि हिंदुस्तान जब अपनी बात को वहां जाकर के उस प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ रखेगा तो आगे की रणनीतियां क्या बनती हैं। लेकिन अमेरिका की जो नीतियां हैं वह भी हम लोगों को जानकारी है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, जयके त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे? अमेरिका क्या रुख अख्तियार आगे कर सकता है? क्योंकि अफगानिस्तान में उसने क्या किया है पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिका को भी अंदर खाने सब कुछ पता है, पूरी हकीकत उसके सामने है। ऐसे में क्या लगता है किस हद तक वो आतंकवाद के खिलाफ मुखरता के साथ एक बार फिर से दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है? जब से ये 9/11 हुआ, तब से अमेरिका का स्टैंड लगातार एक तरह का एक ही रूप में रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन एक चीज़ ये आप देखिए कि अमेरिका ने कहीं भी आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए अफगानिस्तान के अलावा और कहीं भी, और सीरिया को भी छोड़ दीजिए क्योंकि सीरिया में भी डायरेक्ट नहीं था, कहीं भी अमेरिका ने अपनी फ़ौज का इस्तेमाल नहीं किया। तो अमेरिका अपनी फ़ौज का इस्तेमाल तो अब नहीं करेगा अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका और अपने मित्रों और दूसरे देशों के साथ मिल करके ये कोशिश करेगा। इसी सीरीज़ में आप देखिए कि ये भी खबर आ रही थी कि अमेरिका ने बात की है, भारत से प्रस्ताव किया है कि वो भारत में अपना एक बेस बनाए, जिसको भारत ने नामंजूर कर दिया है क्योंकि भारत किसी भी देश का बेस अपने यहाँ बनाना नहीं चाहता। ठीक है, अब अमेरिका की एक चीज़ देखिए कि अमेरिका अभी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। और वो थोड़ा सा कमज़ोर इसलिए पड़ा है कि अफगानिस्तान की घटनाओं से उसकी इज्जत को, उसकी साख को बट्टा लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका बहुत कमज़ोर हो गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी इस घटना से, अफगानिस्तान से जाने से पहले थी। और अब ये है कि भले ही फ्रांस अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका से नाराज़ चल रहा है, लेकिन अंततः सब एक ही गुट के हैं। और इस सिलसिले में फिर जब अमेरिका से बात होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की, तो ये मुद्दे उठेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ साझा रूप में कैसे लड़ा जा सकता है विश्व की ज़्यादातर देशों को अपने साथ मिला के। और उसके साथ अब देखिए एक और बड़ा अच्छा मुद्दा आ गया है ईरान का। ईरान ने साफ साफ अफगानिस्तान की सरकार को मना किया है, कहा कि मान्यता नहीं देंगे। और ईरान के साथ भारत के संबंध पहले भी अच्छे थे, तो अब तेल नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ भी जरूर उसमें मुद्दा ये उसमें उठेगा कि हमें तेल लेने के लिए ईरान से थोड़ी सी कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो ये कई चीज़ें हैं जो दोनों नेताओं के बीच में होंगी। जहाँ तक बात यह है कि आमने सामने बात करने से
क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ। थोड़ी सी वो विजुअल्स के लिए, ऑप्टिकल्स के लिए केमिस्ट्री अच्छी दिखती है, लेकिन क्या होता है जब ये दोनों नेता मिलते हैं, किसी भी देश के दो शासनाध्यक्ष मिलते हैं, एजेंडा पहले से तय होता है। ये पहले से तय होता है कि हमारे क्या मुद्दे हैं, हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं, उसके जवाब में हम क्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब मीटिंग होती है कि मीटिंग के तुरंत बाद ज्वाइंट कम्युनिके जारी हो जाता है, क्योंकि ज्वाइंट कम्युनिके का ड्राफ्ट बन के पहले से तैयार होता है, दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सहमति होती है, उसमें थोड़े बहुत जो करेक्शंस लेकिन होते कुल हैं, मिलाकर वो उम्मीदें करते काफी हैं। ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और वो ये कि अमेरिका की साख को कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान के पूरे प्रकरण के बाद झटका लगा है, बट्टा लगा है उस साख पर कहीं ना कहीं। अनुज माथुर जी, आपके पास आते हुए आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? यानी कि अमेरिका के लिए तो ये स्थिति हो गई ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है इस समय अमेरिका के सामने, और ये बात उसे पता है, इसलिए कोई ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता जरूर है उसके सामने, और वो उठाएगा भी, ये उम्मीद है। बिल्कुल 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 सही आपने कहा शिल्पा। जैसे कि अभी जो जिस तरह की हरकतें अमेरिका ने मूवमेंट्स किए हैं, ऑकस बनाया है, और जिस तरह के मूवमेंट्स वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कर रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि वो अपनी जो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी रेपुटेशन को भयानक डैमेज हुआ है यहाँ से इस प्रकार से निकल जाने में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो यहाँ से चले गए, उससे बड़ी समस्या ये है कि वहां पीछे छोड़ के क्या चले गए, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को उठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये बात भी आएगी। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी प्रधानमंत्री की विजिट है, ये अफगानिस्तान उस विजिट का एक छोटा हिस्सा होगा। ये यहाँ पर पूरे वैश्विक जियोपॉलिटिक परिदृश्य का में हम जाके देखना चाह रहे हैं। पोस्ट कोविड, पोस्ट अफगानिस्तान किस प्रकार से नए समीकरण उभरेंगे, वो हमको देखने की आवश्यकता है। एक बात बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है कि अभी अमेरिका जो है किसी प्रकार से चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन रीजन में, साउथ चाइना सी में एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो चाइना को वहां काउंटर कर सके। बिकॉज उनको लगता है कि अफगानिस्तान पर चाइना शायद अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो जाए, तो उनको उनका काउंटर करने की आवश्यकता है कहीं पर। बात दूसरी बात जो है वो ये समझने की है कि हमें ये पहले भी एक बार उठा था बिंदु, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसके बारे में बात शायद कर सकते हैं। क्वाड प्लस में क्या बातचीत शुरू हुई थी एक बार कुछ समय पहले कि 3 और देश, वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड को इस क्वाड के ओवरऑल गैम्बिट में अगर हम शामिल करेंगे तो एक तो ये होगा कि हम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर फ्रंट उनके चाइना के खिलाफ प्रस्तुत कर सकेंगे। और ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों को भी चाइना से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पॉइंट को भी शायद उनको उठा सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी जो बात है वो मैं कह रहा हूं कि हिंद महासागर से 1 लाख जहाज, पानी का जहाज ट्रेड एवरी ईयर इट टेक्स प्लेस, 1 लाख। तो ये हिंद महासागर जो है वो सबसे बड़ी लाइफलाइन है इकोनॉमिक्स की, और वो उसमें चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी हो, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम जो भी अलायंसेस हम अभी कर रहे हैं, जो हम उसकी दोबारा देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम इंडियन ओशन को किस प्रकार कंट्रोल में रख सकते हैं, वो जरूरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं, इसके बीच में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं, ये मैं बात। और आखिरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि जहां तक प्रश्न ईरान का है, ईरान के साथ हमारे संबंध थोड़े बिगड़े थे, हमने तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन जब ईरान में लीडरशिप में चेंज आया और ईरान में नए राष्ट्रपति आए, तो जब उनका नए राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण या जो भी तरीका होता है उनके यहाँ करने का, उसमें हमारे विदेश मंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया था। चाबार पे जो हमने काम हमारा बंद हो चुका था, वो चाबार पे काम दोबारा शुरू हो गया। तो हमारे ईरान के साथ संबंध बहुत बेहतरीन होने शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ऐसे में कुल मिलाकर हमें फोकस करना होगा पाकिस्तान पर, चाइना पर, कि अगर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें पहले इन दोनों देशों को मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, आतंकवाद के अलावा अलावा इकोनॉमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू होगा डिस्कशन का, बायलैटरली और क्वाड में भी। चलिए आरपी सिंह साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण इशू होने वाला है।
देखिए, इकोनॉमिक्स की तो ट्रेड की बात तो होनी ही है, हाँ क्योंकि उसके साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बात होनी है। बिल्कुल। लेकिन मेरे विचार से तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे यूएस में गए थे, 2 साल बाद 2.5 साल बाद फिर से जा रहे हैं, और वहाँ के दूसरे प्राइम मिनिस्टर जिनके इंडिया के प्रति जो रुचि थी वो कुछ डिफरेंट थी। इसी बीच में अफगानिस्तान आ गया, टेररिज्म आ गया। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अमेरिका जा रहे हैं, और बाइडेन का रुख जो है भारत के प्रति कितना फेवरेबल होगा, हाँ। ये देखने लायक है। हाँ। जिसमें कि अभी कल ही और ये परसों इस पेपर में आ मुलाकात के चुका बाद है कि उन्होंने तय हो जाएगा, फिर से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात को लेकर उठ रहे बहुत सारे सवालों के, मसलन आतंकवाद को क्या अब मिल पाएगा मुंहतोड़ जवाब, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। मोदी का ये दौरा है बेहद खास, आतंकवाद पर रोक का क्या आखिरकार बनाया जाएगा प्लान। ऐसी होता है एक ट्रेलर, यूएनजी में दिखेगी क्या बाकी की पिक्चर। बाइडेन से मुलाकात के आतंकवाद, अफगानिस्तान पर भी होगा संवाद, भारत अमेरिका की यारी क्या आतंकवाद पर पड़ेगी भारी। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की लगातार हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल के पास एक बार फिर से जाते हुए आरपी सिंह साहब, आप ही के पास जाऊंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपको थोड़ा कम समय मिला था। आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये कैसे हो, कहां से इसकी शुरुआत हो, कौन सा ऐसा पहला कदम जो उठाए जाने की आवश्यकता है? देखिए, जो पहला कदम है ऑलरेडी भारत ने उठा लिया है। हमेशा अभी आपने देखा होगा कि भारत का संपर्क अमेरिका से काफ़ी दिनों से है, और आज से नहीं तो पिछले 20 सालों से उसमें के पॉलिसी में चेंजेज हैं। जो पहले हमने किसी और देश के साथ यानी रशियन इक्विपमेंट के साथ या रशियन के साथ हमारा संबंध होता था, अब हम अमेरिकन डिफेंस के इक्विपमेंट्स के साथ भी काम करते हैं। इसी तरह से इजराइल के साथ है, जो कि आपके 9/11 के बाद से हम लोग आतंकवाद के साथ अमेरिका के हर पॉलिसी के साथ जुड़े हुए हैं, और अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही बता देता है कि आपके कश्मीर में या इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ऐसी हालात में आपको याद होगा कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को कारगिल के वॉर के समय वार्न कर दिया था कि यार तुमने जो भी किया गलत किया है, पीछे हट जाओ, और पाकिस्तान को मजबूरन हटना पड़ा था। रही बात अफगानिस्तान की बात, और पहले भी बात हो चुकी थी ये कि अमेरिका को हटना पड़ा अफगानिस्तान से, अमेरिका को हर जगह से हटना पड़ा है। आपकी आज की बात नहीं है, वियतनाम से भी हटना पड़ा है, पहले इराक से भी हटना पड़ा है। कहीं पे अमेरिका रूल नहीं कर रहा है, अमेरिका अपना दबदबा हर जगह बनाए हुए है, और आजकल एक्चुअल वॉर कहीं पे फिजिकल कॉन्टेक्ट से हो नहीं रहा है। जहां भी हो रहा, प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, साइबर वॉर हो रहा है, सोशल वॉर हो रही है। इसमें अमेरिका ने स्मार्टनेस दिखाई है कि वो चुपचाप वहां से हट गया है फिजिकल कैजुअलिटी से बचने के लिए। और ये भी था कि वो सक्सेसफुल पिछले 20 साल में हो नहीं पाया था कि वहां पर अपने राज को स्थापित कर दे। कोई भी कंट्री किसी भी देश के अंदर आप देखेंगे जा करके बाहर से राज नहीं कर सकता। वो कॉमनवेल्थ पुराना चला गया, वो जमाने चले गए जो कि फिर से जा करके वहां पे राज कर सके। आप बल्कि एक एक्स्ट्रा जमीन भी नहीं किसी की ले सकते हैं। हाँ, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब अमेरिका वहां से इन्फ्लुएंस करेगा आतंकवाद के खिलाफ, जिसमें उसके भारत की सख्त जरूरत है। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देखें तो अफगानिस्तान के चारों तरफ पहले रशिया की निगाह थी, अब चाइना की निगाह है, पाकिस्तान की निगाह है। और ये बात कहीं ना कहीं अरसे पहले तालिबानी समझ गए थे, इस वजह से वो लगातार काम करते रहे कि एक न एक दिन उन्हें सफलता हासिल होगी, और वो हुई भी। जी हाँ, तो अभी जो है अभी यूएस ने क्या किया है, आपके क्वाड बनाया है, जिसमें कि क्वाड में तो मेनली 3 कंट्रीज एशिया और ऑस्ट्रेलियन कंट्री हैं, और जबकि वहां से यहाँ पे आया हुआ है यूएसए, तो वो किसके खिलाफ आया है या किसके वजह से आया है कि जिससे कि उसकी पहुंच जो है हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर के अंदर पूरा दबदबा बना रहे। यहाँ तक कि अगर रशियन भी चाइना की मदद से अफगानिस्तान या पाकिस्तान को मदद करना चाहें तो अमेरिका की प्रेजेंस जो है यहाँ पे इस कॉन्टिनेंट के अंदर बनी रहे, और उसमें भारत का अहम रोल है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ एक तो समझ लीजिए नंबर 1 के बजाय नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे आतंकवाद के खिलाफ है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हर जगह पे जा करके आतंकवाद के खिलाफ पूरी अच्छी तरह से बयान दे रहे हैं कि कोई भी कंट्री के अंदर किसी को
एक तरह से अधिकार नहीं होना चाहिए वहाँ की जगह को ऑक्युपाई करने की, और किसी भी कंट्री को आतंकवाद को सपोर्ट देने का कोई हक नहीं होना चाहिए। Exactly. अगर कोई हक दे रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की इनिशिएटिव जो है जो भी कंट्री ले रही है उसको हम सपोर्ट करते हैं। इसी में लादेन मारा गया था तो भारत ने अमेरिका को सपोर्ट किया था। हाँ। ठीक है, संजीव कौशिक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव जी, यानी कि अब ये जो मीटिंग होने वाली है जो बाइडेन की, पीएम नरेंद्र मोदी की, पूरी दुनिया की तो निगाहें बनी ही हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की धड़कनें तेज होंगी। पाकिस्तान की नजरें इस मीटिंग पर, क्या होने वाला है, क्या कहने वाले हैं, क्या आगे की रणनीति बनने वाली है? देखिए शिल्पा, हम ये ना भूलें कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं और इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो दोनों की दोस्ती का कोई मायने नहीं रखता। दोनों के अपने स्वहित कुछ नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान और पूरे अमेरिका या पूरे राष्ट्र का हित, जहां से जो मिलते हैं उनके अपने अपने राष्ट्र का हित होता है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और अपने अपने हित की बात करते हैं तो हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में वो दखलंदाजी की बात करें और उनके क्षेत्र में हम दखलंदाजी की बात न करें। 19 सितंबर को 2019 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, जब आज से तकरीबन 2 साल पहले वहां गए थे हाउडी मोदी में, तो अब की बार सरकार को बोल के आए थे। आपको भी याद है और हमें भी याद है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका को जो बार बार ये गली देने का प्रयास किया जा रहा है कि अमेरिका को हटना पड़ा, अमेरिका मजबूर हो गया, वहां पर रह के वो शासन नहीं कर सकता था। जिस तरह के हालात वहां पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि एक दिन में तालिबान वहां पैदा हो गया और पूरे अफगानिस्तान में छा गया। वो धीरे धीरे उसको मौका मिला, और ये मौका दिया किसने? वहां पर रहने वाले, आप बताइए कि जिन सेनाओं को प्रशिक्षण अमेरिका दे रहा हो, अमेरिका की सेना वहां पे मौजूद हो, वो हार मान ले और धीरे धीरे ये चारों तरफ फैल गए और अमेरिका पीछे हटता चला गया। जब वो हटा तो इतने, मैंने अभी कहा कि इतने ज्यादा मात्रा में वहां पे विस्फोटक और हथियार छोड़ के गए हैं जो अगल बगल के देशों को तबाह करने के लिए काफी है। हम इस रणनीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका को अभी भी समझना बहुत मुश्किल है, और यदि हम समझ भी पा रहे हैं तो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं उसके रणनीतियों के बारे में। हम जानते हैं कि किस तरह की उनकी नीतियां रही हैं और वो चाहता क्या है, वो कहता क्या है। जब वो खुद आतंकवाद से पीड़ित होता है तो उस समय उसका एक्शन क्या होता है, और जब हिंदुस्तान पीड़ित होता है तो उस समय क्या एक्शन होता है। अभी हमने देखा, पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पे आतंकवादी पकड़े गए, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से पकड़े गए। यहाँ की पुलिस बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा कोई सूचना नहीं आती है। एक बार भी पाकिस्तान, जब सारी बातें ये खुल के आ रही है कि नहीं पाकिस्तान के द्वारा ये प्रायोजित है, पाकिस्तान से ये प्रशिक्षित होकर यहाँ पे आया है, क्यों नहीं पाकिस्तान के यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, उनको बुला करके एक बार तलब किया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए। तो हिंदुस्तान सरकार अपने हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, और ये पहले से मजबूत सरकार साहब की दिखना चाहिए। जो एक्शन की, जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, यदि पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसकी कमर तोड़ दी तो दिखना चाहिए कि कमर टूट गया, दोबारा वो खड़ा नहीं हो रहा है। लगातार वो हमले करता चला जा रहा है, प्रॉक्सी वार करता चला जा रहा है, छद्म युद्ध के रास्ते वो हम हिंदुस्तान को प्रभावित करता चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। जी ठीक है, अनुज माथुर जी, आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की नापाक साजिशों को अंजाम यहाँ पर नहीं लेने देंगे, उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, एक सख्त संदेश उनको देंगे, तो वो करने की भी फिर आवश्यकता है। जिस बात का जिक्र यहाँ पर कौशिक साहब उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का हाथ था इन आतंकवादियों की पूरी ट्रेनिंग के पीछे, इस पूरे प्रकरण के पीछे, तो फिर तलब भी किया जाना चाहिए था वहां के लोगों को जो यहाँ पर इस समय हिंदुस्तान में है। नहीं, बिल्कुल देखिए इसको ना कौन सरकार क्या है और कौन क्या कर रहा है उससे हमको इसको जोड़ना नहीं चाहिए। मेरा कहने का ये, पाकिस्तान जो अलकायदा की अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है या तालिबान की वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो अलकायदा तालिबान जब तक हिंदुस्तान में आकर के वो नहीं कुछ कर रहे हैं, तब तक हम किस तरीके से उनको तलब करेंगे पाकिस्तानियों को कि आप जो हैं ईरान के खिलाफ कुछ ना करें। उसके लिए हम तलब नहीं कर सकते। हमें लेट्स नॉट बी वेरी दिस वन। कहने का मतलब यह कि हमें ये जो लोग कर सकते हैं उनको समझाने की आवश्यकता है कि पिछले 20 साल से गलती हो रही है। पिछले 20 साल से हमने आतंक की जड़ पे वार नहीं किया है, और इंस्टेड जो आतंक की जड़ थी उसको हमने साथ में लिया है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो उन्होंने जब हवाई हमले किए थे उसामा बिन लादेन के टाइम पर अफगानिस्तान में, तो वो हवाई हमले तालिबान के सेंटर्स के ऊपर पाकिस्तान में भी हुए थे। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका जो है वो इतना छोटा और इतना बेवकूफ देश नहीं है जितना कि लोग बाग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जो भी वो उन्होंने किया, इतनी बड़ी शक्ति है वो रहे हैं। अभी चोट पहुंची है वो बात अलग है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं गलती हुई। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इज नॉट द क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज हम लोग किस प्रकार लेकिन अमेरिका की इकट्ठे ये होकर गलती, के ये चूक वैश्विक आतंकवाद आतंक के परस्त खिलाफ देशों के लिए वो कहीं एक मौका ना साबित हो जाए, इस बात की भी चिंता बनी हुई है माथुर साहब। नहीं इसीलिए तो आवश्यकता हमें है कि हम अलाइनमेंट्स नए नए बनाएं। ये जो ऑकस बन रहा है और ये जितने भी असल में क्या है, अभी हमको ये देखना चाहिए कि अमेरिका और चीन कुछ जी। दूरी से रशिया, इनके बीच में इश्यूज हैं। तो अगर अमेरिका को चीन का काउंटर पर निकालना है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, इंडो पैसिफिक रीजन में हो या लैंड में हो, अमेरिका भारतवर्ष को उनको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंडिया हमारी जितनी अमेरिका की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। और खास करके अब जबकि उसको मालूम पड़ गया है कि पाकिस्तान जो है वो असली जड़ है, तो अब वो पाकिस्तान में भी अगर हम कुछ करने के लिए है तो उसको भारत की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अभी सवाल इस बात का नहीं है, मैं अपनी बात एक बार फिर रिपीट करता हूं, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में और इंटरनेशनल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, सिर्फ परमानेंट आपके इंटरेस्ट होते हैं। आज की तारीख में जो इंटरेस्ट है वो आतंक के खिलाफ लड़ना, वो आतंक किसी के भी खिलाफ हो, चाहे भारत के खिलाफ हो, चाहे उइगर मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे ईरान के खिलाफ हो, कहीं भी हो, उसके खिलाफ लड़ना, उसके लिए एकजुट होना, चाहे वो एससीओ से एकजुट हो, चाहे यूएन कुछ करे यानी कि राष्ट्र कोई भी हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है और उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं प्रमुखों के द्वारा। चलिए ठीक है, जयके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। त्रिपाठी जी, भारत अमेरिका के समीकरण आगे किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं, और खासतौर पर इस मुलाकात के बाद? देखिए, ऐसा है शिल्पा कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो लगातार उनका ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है, नीचे नहीं आया है। और एक चीज़ मैं छोटी सी ये कहना चाहूँगा कि ये कई लोग जो कहते हैं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं या हम सिर्फ वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, और कई लोग ये कहते हैं कि हमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ठोस कार्रवाई करें, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो ठोस कार्रवाई आखिर होगी क्या। ये कोई नहीं बताता, बस हवा में ही सभी लोग बात करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हाथ पे हाथ धरे हम नहीं बैठे हैं। देखिए, किसी भी देश की रक्षा नीति और विदेश नीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती पब्लिक डोमेन में तब तक जब तक कि उनको बताने का समय ना आए। जी। पर्दे के पीछे से बात होती रहती है। हम तालिबान से भी बात करते रहे हैं और हमने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि तालिबान को हम मान्यता नहीं देंगे जब तक कि वो जमीनी तौर पे ये ना बता दे कि हाँ हमें कुछ सुधार आया है। जी। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ तो देखिए, पाकिस्तान के बारे में अब हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने का, हम पाकिस्तान सेंट्रिक होके क्यों बार बार सोचते हैं, मैं नहीं समझ पाता। पाकिस्तान की ये गड़बड़ी है कि वो इंडिया सेंट्रिक होके उसकी हर पॉलिसी चलती है। हमारी पॉलिसी में पाकिस्तान बहुत बड़ा मोहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम उस स्थिति से आगे पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ वर्तमान सरकार की सफलता नहीं है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि विदेश नीति जो है वो विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है और राष्ट्रीय हित बार बार नहीं बदले जाते लोकतंत्र में, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो। तो हमारी विदेश नीति एक तरह से सही होती आई दिशा में चलती रही है। कभी कभी उसके उपकरण बदलते हैं या धार उनमें नहीं लाई जाती है, नहीं तो ये विदेश नीति वैसी ही रहती है और वैसी ही रहनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब, अफगानिस्तान के मसले पर कूद रहे पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए, भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते कहीं ना कहीं चिंता पैदा करेंगे। वो कोई भी कदम उठाने से पहले 10 दफा जरूर सोचेगा, जो बहुत जरूरी भी है। पाकिस्तान पहले ही अपने फिंगर्स बर्न कर चुका है कारगिल के दौरान में भी, तो पाकिस्तान जो है इस मामले में काफ़ी पीछे रहेगा कि वो कुछ भी ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। रही बात ये कि उनकी जो पहले से डील है एक तरह से तालिबान के साथ, एक तरह से वहाँ पे आपके शिवालिक के ऊपर जो कार्रवाई किए हैं वहाँ पे, और पंचशील के अंदर जो उन्होंने कार्रवाई किया हुआ है। दूसरी बात एक डोरेंट लाइन के बारे में जो कन्फ्यूजन चल रहा है
वहाँ पे जो पीओके के अंदर एंटी पाकिस्तान के जो केसेस चल रहे हैं, तो वो इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि जो वहाँ के शासन या वहाँ का जो रूल है वो चलता रहे, वहाँ की गाड़ी चलती रहे। हाँ। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ नज़दीकी बनाना इसलिए रखना चाहता है, उससे जो भी चीज़ें आर्म्स हथियार जो हैं, जो वहाँ से इकोनॉमिक एड है वो मिलता रहे। अगर पाकिस्तान से प्रत्यक्ष रूप से कोई इस तरह की जो नज़दीकियाँ चाइना के साथ बढ़ती ही जाएंगी और जो चाइना की एक तरह से ऐसी हरकतें अमेरिका के खिलाफ जाएंगी, तो अमेरिका का जो रोल है, अगर आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो भारत में भी अपना बेस या भारत के अंदर भी मिलिट्री चाहे डिफेंस के साथ टाई अप उनका बढ़ता ही जा रहा है, और भारत के लोग और भारत के साथ उनके एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, क्वाड के एक्सरसाइजेज हो चुके हैं, यहाँ तक कि आपके जो ग्राउंड फोर्सेस की एक्सरसाइज हो चुकी हैं, एयर फोर्स की हो चुकी हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि दोनों का तालमेल डिफेंस के हालात में काफ़ी अच्छी तरह से हो चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है काफ़ी क्लोज होगा। और सबको ये शक था कि बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो कि पहले जितना अच्छा चल रहा था, लेकिन अब काफी क्लियर है कि अफगानिस्तान से पुल आउट के बाद जिस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खुलेआम बोला है, तालिबान के खिलाफ खुलेआम बोला है, अमेरिका और काफी क्लोज आता जा रहा है। अगर तालिबान की मदद पाकिस्तान ने लिया तो अमेरिका जो है खुलेआम भारत की मदद करेगा आतंकवाद के खिलाफ। तो ये आप बिल्कुल एक तरह से ले लीजिए। और जैसा कि त्रिपाठी जी बता रहे थे कि कुछ नीतियां होती सबके पास नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक नीति जरूर बता सकता हूं कि अमेरिका जो है भारत के जितने भी सीक्रेट या इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर है वो पूरी मदद कर रहा है, अच्छी तरह से मदद कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान काफी सहमा और डरा हुआ है कि भारत अगर कोई भी एक्शन लेगा उसमें अमेरिका का कोई न कोई एक तरह से बैकअप जरूर होगा, तभी वो एक्शन लेगा। यहाँ तक कि उनकी इसी वजह से मैं बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर चिंतित जरूर होगा, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास है कि भारत अमेरिका जितने क्लोज आएंगे कहीं ना कहीं आगे भविष्य में उसके लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पर आरपी सिंह साहब ने किया कि करगिल में पाकिस्तान अपनी फिंगर्स बंद कर चुका है, यानी कि उसे पता है फ्रंट फुट पर आकर वो कभी हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता, इसलिए वो आतंकवाद का सहारा लेता है। ये सिर्फ कारगिल नहीं है, 5 बार मुंह की खा चुका है, उसको आप छोड़ दें। बाकी जो मैं जिन्होंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान जो है वो बहुत छोटा मोहरा है हमारे चेस बोर्ड में, बहुत छोटा मोहरा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान को ना केवल हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, जबकि फ्रांस और अमेरिका के बारे में बीच में थोड़ी सी तनातनी चल रही है, हम रूस की सेनाओं के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम जो है हमारा लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा है और हम सब तरह के देशों के साथ बातचीत बनाए हुए हैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि किस प्रकार से आतंकवाद को हम घेर के और उसको कम से कम करने का प्रयास करें। यदि उसको तबाह नहीं कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, क्वाड चारों से हम अलग अलग इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, रूस के साथ हम एक्सरसाइज। तो ये पूरा जो परिदृश्य है वो बदल रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं कि आपको कि तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। किस प्रकार से चाइना क्यों चाहता है ग्वादार आना, वो भी इंडियन ओशन में आना चाहता है। तो ये जो हिंद महासागर की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पूरा विश्व का 1/4 विश्व वहां रहता है, 1/3 कंट्रियां वहां हैं और सारा ट्रेड हिंद महासागर से हो रहा है। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आतंकवाद एक मुद्दा है, उसके बाद अब किस प्रकार से आप पूरी इस चीज को काउंटर करेंगे वो दूसरा मुद्दा है। तीसरा जो चीन के एफर्ट्स जो हो रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो जापान के साथ हो, उन सबको किस प्रकार से देखना है। तो ये तमाम बातें देखने के लिए बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान का नॉट ओनली यूएस, हमारे पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ वो होना है। और फिर बता रहा हूं कि हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल साफ हैं, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर हैं, किसी एक सरकार या 2 सरकार का इसमें लेना देना नहीं है, ये पूरे बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। और ये जो विजिट है पीएम मोदी की बहुत अहम और ये मील का पत्थर शाम होने वाली है। यस, ये आप देखिएगा और ये हमको बहुत जबरदस्त फायदा हर तरह से इसमें मिलने वाला है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले संजीव कौशिक जी,
आप क्या कहेंगे, जो तमाम एफर्ट्स इस समय किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को मजबूत करने के लिए, किस हद तक कारगर साबित होंगे और हिंदुस्तान को क्या हासिल होगा? देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान से जिस तरह से प्रायोजित आतंकवाद से हम पीड़ित हैं, हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जाएं और मजबूती के साथ ये बात रखें। यह भी बात सही है, लेकिन तथ्य ये भी बताते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार आई है, चाहे वो कारगिल का मामला हो, पठानकोट का मामला हो, बालाकोट का मामला हो, हमने देखा है कि हिंदुस्तान कमजोर भी उसी वक्त पड़ा है। हम जानते हैं कि नीतियां लगातार मजबूत हो रही है और हमें तसल्ली भी है, आगे भी मजबूत होंगी, लेकिन हमें इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जिस मुल्क को हम छोटा मुल्क समझ रहे हैं, बार बार हम उसी से प्रभावित और प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें छोटा मुल्क समझ के उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, उसको घेरने की जरूरत है। और जितनी बेहतर तरीके से हम रणनीति बना सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, यहाँ हम अभी हमारे काबिल पैनलिस्ट बता रहे थे कि वो ठोस कार्रवाई क्या होगी। ठोस कार्रवाई तो सरकार करेगी। सरकार से हमने सुना है कि 1 सर के बदले 10 सिर लाएंगे, और उल्टा हमने देखा है कि पठानकोट में ISI को बुला करके हमने जांच करवाया है। तो इस तरह की दोहरी बातियां जो राष्ट्र सर्वोपरि है और बाद में पार्टी सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं, ये मुद्दा बहुत छोटा रहेगा, उसमें बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा हम लोगों ने किया। कोविड-19 के बाद में जो स्थितियां बनी है उसको बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से ये दूसरे फेज की ये वार्ता रहेगी, ये बाकी सारी चीजें और ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ये एक छोटा सा हिस्सा रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जय के त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीद है फिलहाल इस बैठक को लेकर, कितनी आशा है? फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, ये मुद्दा तो रहेगा अफगानिस्तान का, साथ साथ भारत के साथ व्यापार और डिफेंस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ऊपर बढ़ाने का मुद्दा भी रहेगा। और साथ ही साथ इंडो चाइना में भारत की उपस्थिति प्रत्यक्ष तो नहीं ही होगी, परोक्ष रूप से भारत का समर्थन क्वाड के जरिए इस पर भी चर्चा होगी। और एक बड़ी चीज़ जो मैं आपको फिर से बता दूं कि वैक्सीन के मामले में, वीज़ा के मामले में, इन सब मामलों में चर्चा बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत को वैक्सीन के लिए एक हब क्वाड देशों ने घोषित किया है। ठीक है, जाते जाते RP सिंह साहब क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीदें आपको जगती हुई? देखिए, आतंकवाद के बारे में तो अमेरिका के साथ जो बात होगी ही, लेकिन UN के जो काउंसिलों के अंदर भी भारत इस बात को फिर से उठाएगा, जरूर उठाएगा कि इस पे किसी तरह का वो एंटी आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए। दूसरी बात जो है, मेन चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ, भारत का जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप, जो विदेशी नीति है उसके अंदर आएगी, और जिसमें कि आपके H1 वीज़ाज के ऊपर आएंगे, क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो हटाने का एक तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा और एक तरह से ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए और सबके लिए। तीसरी बात जो सबसे अच्छी बात बताई जा रही है वो है वैक्सीन के बारे में। भारत को भी जितना इन्होंने जो छोटे छोटे देश हैं अमेरिका के अलावा, अमेरिका चाहता है कि भारत जो है इन वैक्सीन्स को दूसरे कंट्री को मदद करे, और यूके की तरह नहीं बल्कि यूके और इंडिया की तरफ इस समय से काफ़ी टेंशन बना हुआ है। USA भारत को सपोर्ट कर रहा है कि वो दूसरे देशों को इस तरह से दे, जिस तरह से भारत के अंदर जो वैक्सीन का इस्तेमाल करके लोग सुरक्षित हैं, पूरे विश्व के लोग इसमें सुरक्षित रहें। इसलिए भारत के जो 3 पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पे जा करके मोदी के विजिट से काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, अनुज माथुर जी, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका, आतंकवाद के खिलाफ आगे भविष्य की तस्वीर में किस तरह का परिवर्तन आने वाला है, भारत कितना मजबूत होने वाला है? बिल्कुल भारत की जो उपयोगिता और भारत की जो आवश्यकता है पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ में जो कार्रवाई करने में, वो विश्व समझ चुका है। और इस बात को हमको वहां जाकर के हाईलाइट करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ उसको कर सकते हैं। मैंने फिर बता रहा हूं कि आतंकवाद एक अलग मुद्दा है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो न केवल देश और देश, सरकार और सरकार के बीच में संबंध है, भारत और अमेरिका के संबंध पब्लिक टू पब्लिक संबंध है। आज के तारीख में 1/3 टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पूल अमेरिका का भारतीयों से बना हुआ है। तो हमें उस बात को भी आगे उसका थोड़ा लिवरेज लेना चाहिए और हमें उसको किसी प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, इस तरह की तमाम उम्मीदें फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण विजिट होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो PM मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात, बड़ा सवाल आतंकवाद पर होगा कितना कड़ा प्रहार, देखने वाली बात है। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.